नमस्कार दोस्तों, परवीन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं परवीन सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे टॉप जीके जीएस का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों, बताने है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया था, कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि विडाल टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? विडाल जांच यानी कि विडाल टेस्ट। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा विडाल टेस्ट। दोस्तों, टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली थी? दोस्तों, बताने कि भारत में सबसे पहले विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली रेल कब चली थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में सबसे पहले दोस्तों विद्युत रेल कब चली थी सर्वप्रथम? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1925 ईस्वी में। नाम भी आप लोग याद रखेंगे डेक्कन क्वीन। भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम था? तो आप लोग याद रखेंगे डेक्कन क्वीन दोस्तों इसका नाम था। कब चली थी? तो आप लोग याद रखेंगे सन 1925 ईस्वी में। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा सन 1925 ईस्वी। रेलगाड़ी का नाम भी आप लोग याद रखेंगे डेक्कन क्वीन, सर्वप्रथम विद्युत रेल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों, बताने है कि पीलिया रोग जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? हेपेटाइटिस कहा जाता है, जॉन्डिस कहा जाता है। तो बतानी है कि जॉन्डिस पीलिया रोग शरीर के किस अंग को इफेक्ट करता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों सही उत्तर होगा यकृत को यानी कि लीवर को। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पीलिया रोग या हेपेटाइटिस रोग दोस्तों हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत को, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। यकृत को पीलिया रोग प्रभावित करता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारसेक इनमें से किसकी इकाई है? दोस्तों, बताने कि पारसेक इनमें से किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे खगोलीय दूरी। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा खगोलीय दूरी का इकाई होता है पारसेक। आप लोग याद रखेंगे पारसेक में दोस्तों खगोलीय दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों, बताने कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन है? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णपाती वन। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णपाती वन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश। यह भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे पर्णपाती वन। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? दोस्तों, बताने कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे सुमन कुमारी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? तो आप लोग याद रखेंगे सुमन कुमारी। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने पर क्या बनती है? दोस्तों, बताने है कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो क्या बनती है? तो आप लोग याद रखेंगे पथरी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाने पर क्या बनती है हमारे शरीर में? तो आप लोग याद रखेंगे पथरी बनती है दोस्तों। और ये पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों बताने है कि सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे मुगल शासक अकबर ने की थी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया ग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे यूरेनस। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। यूरेनस ग्रह दोस्तों मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी यूरेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बताने हैं कि थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? थर्मोस्कोप का आविष्कारक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों बताने कि जो बाबरनामा है, जो बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तो बतानी है दोस्तों कि जो आत्मकथा बाबरनामा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जो बाबर की बाबरनामा है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा तुर्की। ऑप्शन डी। बाबर की दोस्तों बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे तुर्की भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों बताने कि घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? फोल्क डांस है। तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक। तो आप लोग याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल समाधि किस व्यक्ति से संबंधित है? दोस्तों बताने कि शक्ति स्थल जो समाधि है किस व्यक्ति से संबंधित है, किनकी समाधि स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी का। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। शक्ति स्थल समाधि किस व्यक्ति से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का यह दोस्तों समाधि स्थल है। कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है शक्ति स्थल। आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है। और किनकी समाधि स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने हैं कि फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है यानी कि दोस्तों सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन इसका दोस्तों सी सही उत्तर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है यानी कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है टीपू सुल्तान मस्जिद। कहाँ? तो कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में खारदंग ला पर्वत दर्रा स्थित है? दोस्तों बताने कि खारदंग ला पर्वत दर्रा
किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जम्मू कश्मीर के दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे खारदंगला दर्रा जम्मू कश्मीर के समीप दोस्तों लद्दाख के क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोकप्रिय क्या है? लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे तमाशा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे तमाशा होगा दोस्तों। बाकी ऑप्शन ए में आप लोग याद रखेंगे गरबा है गुजरात का, डांडिया है ये भी गुजरात का, और भांगड़ा आप लोग याद रखेंगे पंजाब का है। बाकी तीनों विकल्प को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। गरबा गुजरात का, डांडिया भी गुजरात का, और भांगड़ा पंजाब का। तमाशा दोस्तों आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी तमाशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? दोस्तों बताने हैं कि भारतीय संविधान की यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अनुसूची 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अनुसूची 8 दोस्तों भारतीय भाषाओं के बारे में है, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। अनुसूची 8 में दोस्तों भारतीय भाषाओं के बारे में वर्णित है अनुसूची 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साइबेरिया आइबेक्स क्या है? दोस्तों बताने हैं कि साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे बड़ी और भारी बकरियों को साइबेरिया आइबेक्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो बड़ी और भारी बकरियां होती है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1982 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि दोस्तों ईवीएम किस विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी? दोस्तों बतानी है कि ईवीएम का प्रयोग 1982 ईस्वी में किस विधानसभा चुनाव में किया गया था पहली बार? तो आप लोग याद रखेंगे केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। केरल राज्य के दोस्तों विधानसभा चुनाव में 1982 ईस्वी में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था पहली बार। ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, वो राज्य है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों बताने हैं कि 5G नेटवर्क को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5G लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे दक्षिण कोरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस महाद्वीप को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? दोस्तों बताने हैं कि हाल ही में किस महाद्वीप की बात हो रही है? किस महाद्वीप को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने दोस्तों पोलियो मुक्त घोषित किया है किस महाद्वीप को हाल ही में? तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाल ही में दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे महाद्वीप है अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणसूत्र किससे संबंधित है? दोस्तों बताने हैं कि गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि क्रोमोसोम्स। कितने? 23 जोड़ी यानी कि 46 संख्या में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 23 जोड़ी यानी कि 46। आप लोग याद रखेंगे किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? दोस्तों बताने हैं कि रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, बताने हैं कि इसका निर्माण किसने किया था? तो आप लोग याद रखेंगे नेक चंद सैनी ने।
ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, नेकचंद सैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे। दोस्तों बताने कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही क्या होता है, सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह कथन किनका है, किसने कहे थे, तो आप लोग याद रखेंगे दलाई लामा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह कथन किनका है, तो आप लोग याद रखेंगे दलाई लामा का। आप सभी को दोस्तों बता दें कि दलाई लामा एक बौद्ध धर्मगुरु हैं। आप लोग याद रखेंगे कौन है, बौद्ध धर्मगुरु। और इन्होंने कहा था कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही क्या होता है, सबसे अच्छा शिक्षक होता है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे दलाई लामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषण के सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों बताने कि प्रदूषण के सूचकांक में एसपीएम का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, एसपीएम का मतलब क्या होता है प्रदूषण के सूचकांक में, तो आप लोग याद रखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। प्रदूषण के सूचकांक में दोस्तों एसपीएम, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।